नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है डीएम साहिबा को 75 वर्षीय एक वृद्ध महिला ने एक पत्र दिया, जिसे पढ़कर डीएम ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और उस वृद्ध महिला को आकर गले लगा लिया। आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ था उस पत्र में, जिसे पढ़कर डीएम अपनी कुर्सी से ही उठ गईं? आइए जानते हैं इस कहानी में कि आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या था जिससे डीएम साहिबा अपनी कुर्सी छोड़कर सबके बीच उस मामूली सी बुजुर्ग औरत के गले मिलने लगीं। यह घटना है एक महानगर की, कानपुर जैसे महानगर की, जहां हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में देश की जनसंख्या वास करती है, जहां प्राचीन संस्कृति से लेकर के आधुनिक योग्यता की हर चीज़ एक निश्चित दूरी पर ही स्थित है, जहाँ के लोग मॉडर्निटी और संस्कृति दोनों को ही अपनाते हैं और दोनों के बीच सामंजस्य बिठाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस लाखों करोड़ों की भीड़ में डीएम कार्यालय पर बैठी एक डीएम साहिबा, जो कि अपनी ड्यूटी को सच्ची निष्ठा और पूरी ईमानदारी से निभाया करती थीं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी से कभी कोई समझौता नहीं किया। अपनी निजी जिंदगी से ऊपर उन्होंने हमेशा ही अपने कर्तव्य को रखा और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उस अधिकारी का एकमात्र उद्देश्य था जनमानस की सेवा करना, उससे जितना हो सके उतना असहायों, मजबूर या पीड़ितों की मदद करना। वह हमेशा ही लोगों के भले के बारे में सोचकर ही निर्णय लिया करती थीं। वह बाहर से जितनी कठोर और अनुशासन प्रिय थीं, अंदर से उतनी ही कोमल हृदय भी थीं, और इसी के कारण वे दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने और पीड़ितों और मजबूरों को न्याय दिलाने में सक्षम थीं, जिसके लिए डीएम साहिबा हर हफ्ते अपने ज़िले में ही एक ऑफिस में बैठा करती थीं, जहां उनसे मिलने के लिए न किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत थी, ना ही किसी मीडिएटर की ज़रूरत थी। उस जगह पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात, अपनी परेशानी उनसे सीधा कह सकता था। ऐसे ही एक दिन डीएम प्रीति सिंह अपने ऑफिस में बैठी हुई थीं और हर बार की तरह ही इस बार भी ऑफिस के बाहर काफ़ी लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे और वह एक एक करके लोगों को अंदर बुलाकर उनकी परेशानियां पूछ रही थीं और यहीं पर उनका निवारण भी कर रही थीं। एक एक करके जैसे जैसे पीड़ित व्यक्ति अंदर आते रहे, वैसे वैसे वह उनकी सहायता करती रहीं कि तभी दरवाजे से एक 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। डीएम साहिबा ने उन्हें देखा तो माताजी ने प्रीति सिंह को प्रणाम किया। प्रीति जी ने उनका प्रणाम लेते हुए उन्हें बैठने का इशारा किया। वह बुजुर्ग महिला वहीं पर बैठ गईं और अपना वह पत्र उन्हें दे दिया, जो उन्होंने डीएम साहिबा के लिए लिखा था। डीएम प्रीति सिंह ने बड़े ही संयम से वह पत्र पढ़ा, लेकिन यह बहुत ही अजीब बात हुई कि जैसे ही प्रीति सिंह ने वह पत्र पढ़ा तो वह उस पत्र को पढ़कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। यह देखकर वहां उपस्थित अन्य अधिकारी भी चौंक गए, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। और डीएम मैडम अपनी कुर्सी से अचानक क्यों उठ गईं? प्रीति सिंह अपनी कुर्सी से उठकर 77 वर्षीय बुजुर्ग महिला के पास आईं और उनके पास आकर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें गले लगा लिया। जैसे ही प्रीति सिंह ने उस वृद्ध महिला को गले से लगाया कि वह महिला भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यूं रोता हुआ देखकर प्रीति सिंह ने उन्हें सांत्वना दी और समझाया कि माता जी, रोइए मत, परेशान मत होइए। आपकी जो भी परेशानी है
मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। प्रीति सिंह ने उन्हें वहाँ पर बैठाया और उनके एक इशारे पर वहाँ खड़ा दरबान पानी का गिलास ले आया। प्रीति जी ने उन वृद्ध महिला को पीने के लिए पानी दिया और उन्हें सांत्वना दी। तब कहीं जाकर वह वृद्ध महिला थोड़ी शांत हुई। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था कि एकदम से एक डीएम अपनी कुर्सी छोड़कर अपने आसपास उपस्थित सभी अधिकारियों के बीच अपनी कुर्सी को यूं छोड़कर उस मामूली सी वृद्ध महिला के गले मिलने लगी और उससे ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे वह उनकी कोई रिश्तेदार है, जबकि प्रीति सिंह ने उस वृद्ध महिला को आज से पहले कभी देखा भी नहीं था। फिर आखिर क्या थी उनकी कहानी और क्यों वह उस बुजुर्ग महिला को इतनी वरीयता दे रही थी? दरअसल वह वृद्ध महिला, उस महिला ने जो पत्र लिखा था, उस पत्र के कारण ही इतना सब हो रहा था। उस पत्र में उस वृद्ध महिला ने लिखा था, मेरी प्यारी डीएम बिटिया, किसी भी सरकारी अफसर को जब कोई पत्र लिखा जाता है तो उसमें प्रारंभिक शब्द बिल्कुल ही ऑफिशियल तरीके से लिखे जाते हैं, जिससे इंसान अपनी पद की गरिमा को समझता है। लेकिन यहाँ तो उस वृद्ध महिला ने शुरू के कुछ शब्दों से ही डीएम साहिबा के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। इस संबोधन के बाद उस वृद्ध महिला ने लिखा, बिटिया, दरअसल अब से 15 साल पहले ही मेरे पति की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा, जो कि उनका इकलौता सहारा था, उसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और मैं आज पाई पाई को मोहताज हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह ज़मीन जो मेरे पति की मौत के बाद मेरे बेटे को मिल गई, वह ज़मीन मेरे नाम करवा दी जाए, जिससे कम से कम मैं सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर नहीं रहूँगी। अब जो हर वक्त मुझे डर लगा रहता है कि जाने कब मेरा बेटा मुझे घर से बाहर निकाल दे, मैं उस डर से मुक्त हो जाऊँगी। यदि तुम मेरी मदद करो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, तुम्हारी प्यारी दादी माँ। यह उस पत्र के आखिरी शब्द थे। अब इन शब्दों को पढ़ने मात्र से ही डीएम साहिबा को उस बुजुर्ग महिला से एक अलग सा जुड़ाव महसूस हो रहा था और इसी कारण वह अपनी कुर्सी से उठकर सब लोगों के बीच उस वृद्ध महिला के पास तक चल कर आईं। जब डीएम साहिबा ने उस वृद्ध महिला के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो वह वृद्ध महिला जैसे इतने समय बाद अपनेपन का स्पर्श पाकर अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें इतना रोता हुआ देखकर डीएम साहिबा ने उन्हें फिर से चुप कराया और कहा कि माता जी, आप मुझे सारी बात बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है और आपके पति ने अपनी ज़मीन अपने बेटे के नाम क्यों कर दी। तब उस बुज़ुर्ग महिला ने बताया कि मेरा नाम कजरी देवी है और मैं शादी के बाद से ही शुरू से ही अपने पति के साथ यही पास ही के गांव में रहा करती थी। हमारा जीवन बहुत ही ठीक ठाक चल रहा था। हमारा एक बेटा और एक बेटी थी, जिसमें से बेटे को हमने पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाया और इसके विपरीत बेटी की पढ़ाई तब तक पूरी भी नहीं हुई थी। उसी समय मेरे पति ने उसकी शादी करवा दी। क्योंकि हम एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, तो गांव की सोच तो तुम समझती ही हो बेटा। बस ऐसा ही कुछ था कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना सही नहीं है और फिर 12वीं के बाद उसकी इतनी उम्र हो जाती है कि उसकी शादी कर दी जाए। जैसे तैसे मैंने अपनी बेटी को और आगे पढ़ने के लिए अपने पति से बात भी की और उन्होंने उसे आगे पढ़ाया भी। लेकिन जब तक वह अपनी बीए पूरी भी नहीं कर पाई, मेरे पति ने उसकी शादी करवा दी और बेटा
ऐसे ही एक कंपनी में नौकरी करने लगा। इधर मैं और मेरे पति भी अपनी जिम्मेदारियों में अब अपने बेटे की तरफ से ही थोड़े परेशान से थे। बेटी की तरफ से अब हम लोग पूरी तरह से निश्चिंत हो चुके थे। तो थोड़े बहुत समय बाद हमने अपने बेटे की भी शादी करवा ही दी। जब बेटे की शादी हो गई तो उसके बाद से भी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, क्योंकि मेरे पति अपनी खेती बाड़ी संभाला करते थे और खेती की सारी जिम्मेदारी वह खुद ही देखा करते थे। लेकिन अब से 16 साल पहले अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई। जब मैं अपने बेटे के साथ उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची तो पता चला कि उनकी तबीयत सही नहीं है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अभी हमें सारे चेकअप कराने होंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी वह सुविधा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने हमें यहीं कानपुर के ही एक बड़े अस्पताल में मेरे पति को रेफ़र कर दिया। जब हम उन्हें लेकर वहाँ पहुँचे तो उनके चेकअप वगैरह करवाए गए तो पता चला कि उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर है। यह सुनते ही मेरी तो जैसे जान निकल गई थी, लेकिन फिर भी बेटे ने हिम्मत दी और कहा कि तुम इतनी चिंता क्यों करती हो माँ, मैं हूँ तो सही, मैं सब देख लूँगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, पापा ठीक हो जाएंगे। मेरे बेटे से मेरी बहुत हिम्मत बंध गई थी, लेकिन हमेशा हमारा सोचा हुआ कहाँ पूरा होता है बेटा। हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बहुत हाथ पैर मार कर यूं ही बैठ गए और मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चल बसे और हम लोग कुछ न कर सके। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आखिरकार हमारे हाथ खाली रह गए और मेरे पति भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। शुरुआती दिनों में बहुत ही मुश्किलें थीं हमारे लिए। मेरे लिए सब कुछ सहन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मेरे बेटे ने मुझे हिम्मत दी और समझाया, तो मैं भी धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश करने लगी और पोते पोती के साथ अपना बाकी का समय बिताने लगी। धीरे धीरे मैं अपने दुख को भूलने लगी और बच्चों के साथ खुश रहने लगी। इधर की जो ज़मीन जो कि उनके हिस्से में थी, मेरे पति की मौत के बाद मेरे बेटे ने बहुत भागदौड़ की और आखिरकार उसने वह ज़मीन अपने नाम करवा ली। थोड़ी बहुत ज़मीन पर झगड़ा चल रहा था और वह ज़मीन भी आखिरकार मेरे बेटे के नाम हो ही गई। लेकिन जब से बेटे के हाथों ज़मीन लगी, तब से मेरा बेटा धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसे अब बेटा अपनी पत्नी के ही गुण गाने लगा था। उसे अब अपनी पत्नी ही सही लगने लगी थी। बहू भी छोटी छोटी बातों पर मुझे उल्टा बातें सुनाने लगी। थोड़ा बहुत तो हर घर की कहानी है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था कि मैं उस पर ज़्यादा कोई भी प्रतिक्रिया दूं। लेकिन मेरे बेटे बहू को उससे संतुष्टि नहीं थी। शायद वह चाहते थे कि मैं कोई प्रतिक्रिया दूं, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि मैं उनके इस व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। उनके इस व्यवहार से मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, दुख हो रहा है मुझे। मैं जब कभी खाने बैठती तो बहू मुझे कई कई बार खाने से उठाकर छोटे मोटे कामों में लगाए रखती और कई बार तो मुझे खाने को लेकर ताने सुना देती। इन सब बातों पर भी कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपना समय ऐसे ही बिताना है। और फिर बेटे बहू के अलावा है ही कौन मेरा कि जिसके ऊपर मैं निर्भर रह सकूं। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए भला क्यों करने लगा। बस यही सब सोचकर जैसे भी हो रहा था, बेटे बहू के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वक्त को शायद यह भी मंजूर नहीं था और इसीलिए बहू को उसकी कुछ सहेलियों ने भड़का दिया और कहा
कि तुझे इस बुढ़िया को झेलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भला तुझे इस बुढ़िया को झेलने की अब क्या ज़रूरत है? इस बुढ़िया से तू आसानी से मुक्ति पा सकती है और फिर तू अपने इस घर में महारानी बनकर रहना। तेरा पति और तू, बस तुम दोनों ही रहोगे। अब इस बुढ़िया को तुम्हें झेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर उन लोगों ने बहू को कुछ समझाया और बहू ने भी उनकी बात मान ली और अगले ही दिन से बहू ने मुझे एक समय खाना देना बंद कर दिया। और यहाँ मेरा बेटा, जो कि गांव के वरिष्ठ लोगों के पास बैठता उठता था, उसने अपने पिता की सारी ज़मीन जायदाद अपने कब्ज़े में रख रखी थी। मेरा तो किसी चीज़ पर कोई अधिकार ही नहीं था। बेटा ही पूरी खेती बाड़ी को करता था और उसके सभी पैसे भी अपने पास ही रखता था। मेरे पास ना तो आय का कोई। मम्मी मुझे आर्मी बनना है। BTS आर्मी साधन था और ना ही मेरे लिए कोई कुछ करने वाला था। लेकिन बस बेटा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे ही चलता रहा तो मैं वक्त से पहले मर जाऊंगी। मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगर मैं ऐसे ही मर गई, अपने बेटे बहू के आगे तड़पते हुए, उनके इन अत्याचारों को सहते हुए अगर मैं मर गई, तो आगे भविष्य में और भी ऐसे कई बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। और इसीलिए मैं चाहती हूँ बेटा कि तू इसमें हमारी मदद करे। दरअसल मेरे पति की जायदाद पर उनकी मौत के बाद जितना हक मेरे बेटे का है, उतना ही हक मेरा भी है। ऐसे में जब मेरा कोई सहारा नहीं है, तो उस ज़मीन जायदाद पर मेरा बराबर का अधिकार है और मैं अपना वह अधिकार छोड़ना नहीं चाहती हूँ। बस इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ बेटा। हो सके तो मेरी मदद कर दो। जब डीएम साहिबा ने उन माताजी की फरियाद सुनी, तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ उपस्थित अन्य अधिकारियों को इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर तुरंत कार्यवाही करने का आदेश दिया। उन माताजी को उनके उस पत्र से जो अपनापन उन्हें मिला था, उसके कारण वह कहीं न कहीं माताजी के उस दर्द से भी खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रही थीं। और वैसे भी यह तो उनका फ़र्ज़ था, तो इसीलिए अपने फ़र्ज़ का पालन करते हुए उन्होंने आगे की कार्यवाही की और माताजी को गाड़ी में उन अधिकारियों के साथ भेजा और जल्द से जल्द कार्यवाही करने को कहा। इस तरह से लंबे समय तक वह कार्यवाही चली और यह मामला क्योंकि सीधे डीएम साहिबा ने अपने संज्ञान में लिया था, इसीलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया और उन माताजी को न्याय दिलाया। जल्द ही उनके पति की ज़मीन में से आधी ज़मीन जायदाद उन माताजी के नाम कर दी गई, क्योंकि वह ज़मीन उनके पुरखों की थी, तो इस पर उनके बेटे का भी अधिकार था। आधी ज़मीन उन माताजी के नाम कर दी गई और इसके बाद उनके बेटे को हिदायत भी दी गई कि यदि वह अपनी मां के साथ मारपीट या अन्य कोई भी घरेलू हिंसा करता है, तो उसे जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। और डीएम साहिबा ने स्वयं ही 2 पुलिस वालों को उन माताजी के घर भेजकर उनके बेटे को यह चेतावनी दिलवाई, जिससे उनके बेटे और उनकी बहू ने उन माताजी पर हाथ छोड़ना बंद कर दिया। अब माताजी अपने लिए खाना पीना सब कैसे ही करती, तो इसके लिए डीएम साहिबा ने उन्हें यह सुझाव दिया कि वह यदि चाहें तो अपनी कुछ ज़मीन बेचकर उस पैसे से आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, क्योंकि आज के समय में जिसके पास पैसा है उसे किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि माताजी के पास पैसे हैं तो उनके लिए न खाना बनाने वाले की कमी है और ना ही उनकी सेवा करने वाले की। तो बस माताजी ने भी बिल्कुल वही किया
और उन्होंने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेच दिया। बाकी का हिस्सा उन्होंने लगान पर दे दिया और माताजी का खर्चा तो बहुत अच्छे से चल जाया करता था। बचे कुचे पैसे से वह गरीब लोगों की मदद किया करती, गरीब और अनाथ बच्चों में बांट दिया करती। जब उनके बेटे ने अपनी माँ को ठाठ से बैठे हुए हर शौक मौज करते देखा तो बेटे और बहू को जलन होने लगी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे। और फिर वह तो ठहरे पैसे के लालची, तो उन्होंने यह योजना बनाई कि क्यों ना वह किसी तरह से अपनी माँ को अपने पक्ष में ले लें और उसके बाद अपनी ज़मीन जायदाद को अपनी माँ से अपने नाम करवा लेंगे। यही सोचकर उन दोनों ने अपनी माँ की खूब सेवा की और उन्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन इस बार उस वृद्ध महिला ने धोखा नहीं खाया। इस बार वह सोच कर आई थी कि इस बार वह धोखा नहीं खाने वाली थी। उन्होंने अपने बेटे और बहू को भी इसी धोखे में रखा कि वह सारी ज़मीन जायदाद उन्हीं के नाम करके जाएंगी। लेकिन अंत समय तक जब बेटे और बहू ने उनकी खूब सेवा की तो उन्होंने अपने बेटे और बहू को केवल उतने ही पैसे छोड़े जितने पैसे उनकी देखरेख करने वाला व्यक्ति लिया करता था। बाकी के पैसे उन्होंने अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम को दान कर दिए और अपनी ज़मीन भी उन्होंने वृद्ध आश्रम और अनाथ बच्चों के नाम कर दी। और उनकी मौत के बाद बेटे और बहू को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन सही मायने में उन्हें उनकी गलती का एहसास भी हो गया था, क्योंकि उन्हें उन्हीं के कर्मों की सज़ा मिली थी। और फिर जो अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करे उसके साथ तो इससे बेहतर और कुछ हो भी नहीं सकता ना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।